हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के जो भी प्राचीन नाम हैं, कौन-कौन सी जगह पर कौन-कौन से नाम हैं, वो राजस्थान के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्री गंगानगर को क्या कहते हैं। श्री गंगानगर को किस नाम से जाना जाता था पहले? तो श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो श्री गंगानगर का पहले प्राचीन नाम था रामू जाट की ढाणी। क्या था? तो श्री गंगानगर का प्राचीन जो नाम था वो था रामू की ढाणी। ये हम गंगानगर को बोलते हैं। गंगानगर की स्थापना किसने की थी? गंगानगर की स्थापना की थी महाराजा गंगाजी सिंह। इसकी स्थापना करते हैं महाराजा गंगा सिंह जी। और गंगानगर हनुमानगढ़ की जो प्रमुख बोली है वो कौन सी है? पंजाबी बोली यहाँ पर बोलते हैं। कहाँ कहाँ पर? गंगानगर और हनुमानगढ़, दोनों जगह पर हम पंजाबी भाषा बोलते हैं। और गंगानगर का जो प्रमुख नृत्य की बात करें हम, गंगानगर का नृत्य कौन सा है? गंगानगर का नृत्य है भांगड़ा नृत्य। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है भांगड़ा नृत्य। अब हम बात करते हैं रामनगर की। जैसे रामू की ठाणी से गंगानगर को बोलते थे, इसी को हम क्या बोलते हैं? रामनगर। रामनगर भी यहाँ पर बोला जाता है श्री गंगानगर को रामनगर। रामनगर यानी महाराजा गंगा सिंह है उसको आधुनिक भारत का भागीरथ और राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह है जिन्होंने गंगा नगर की स्थापना की थी, या इनके द्वारा गंगानगर की स्थापना की गई थी। इनको हम आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं इनको। और इनको हम कहते हैं राजस्थान का भागीरथ। राजस्थान का भागीरथ। लेकिन भारत का जो भागीरथ कहते हैं वो आधुनिक भारत का भागीरथ है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह हैं, इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। कब? नहर के लिए ही इनको भागीरथ कहा जाता है। गंग नहर का निर्माण करवाया था 1927 में। इसका निर्माण उन्होंने करवाया था। और पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनी वाला नामक स्थान पर सतलज नदी से निकाला गया है। गंग नहर कहाँ से निकाला गया है? इस गंग नहर की बात करें तो ये पंजाब के अंदर, यहाँ पर पंजाब और फिरोजपुर के अंदर भी, यहाँ पर हुसैनी वाला नामक स्थान है, वहां से इस गंग नहर को निकाला गया है। हुसैनी वाला नामक स्थान। और कहाँ कौन सी नदी से निकाला गया है? गंग नहर सतलज नदी से निकाला गया है। सतलज। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर होता है? गंगानगर में इसका प्रवेश होता है। राजस्थान में कौन सी जगह है वो है खक्खा। इस खक्खा नामक जगह पर गंगानगर में राजस्थान के अंदर प्रवेश होता है। और इसका अंतिम बिंदु कहाँ पर है? शिवपुर हेड है फतुई में, इसका अंतिम बिंदु है। शिवपुर हेड कहाँ पर? फतुही। ये इसका अंतिम बिंदु है। और उसके बाद में हम देखें कि 1927 में जैसे ही गंग नहर आ गई यहाँ पर, तो इस गंग नहर की वजह से, आने की वजह से इसका नाम गंगानगर पड़ गया। पहले इसका नाम था रामनगर, लेकिन गंग नहर आने की वजह से इसका नाम गंगानगर पड़ गया। और गंग नहर की बात करें हम तो गंग नहर भारत की सबसे प्राचीनतम नहरों में से एक है। तो ये गंग नहर है भारत की सबसे प्राचीन जो नहर है उनमें से एक है, प्राचीन नहर। और हम बात करें यहाँ पर कि गंग नहर भारत की सबसे प्राचीनतम नहर परियोजना है। और महाराजा गंगा सिंह एकमात्र हैं जिन्होंने 1930 31 सिंह थे। अब हम देखते हैं राजस्थान का दो जिला, जैसे कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ मिलकर के दोनों क्या कहलाते हैं? योद्धे क्षेत्र कहलाते हैं।
योद्धे क्षेत्र, यानी युद्ध यहाँ पर होता रहता है, इसलिए योद्धे क्षेत्र कहलाएंगे। फिर बात करें हम श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को, हम योद्धे क्षेत्र तो बोलते ही हैं, इसके साथ ही हम इसको गग्गर क्षेत्र भी बोल सकते हैं, गग्गर क्षेत्र। अब गग्गर क्षेत्र क्यों बोल सकते हैं? गग्गर नदी को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? इस गग्गर नदी को यहाँ पर, गग्गर नदी की वजह से इसको गग्गर क्षेत्र बोला जाता है। और गग्गर नदी को और किस किस नाम से जानते हैं? गग्गर नदी को हम कह सकते हैं सरस्वती नदी कह सकते हैं, सरस्वती नदी। अब यहाँ पर गग्गर नदी को हम क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी बोलते हैं। ध्वसवती, या फिर हम इसको नट नाली भी बोल सकते हैं, मृत और सोतर भी बोल सकते हैं, मृत नदी या फिर सोतर नदी। तो नाली क्षेत्र की बात करें, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, नाली क्षेत्र कहलाता है। और गग्गर नदी को सरस्वती के पाट पर बहने के कारण इसको नाली कहा जाता है, यानी गग्गर नदी है, सरस्वती के पाट पर बहती है, इसको हम इसको क्या बोलते हैं? नाली भी बोलते हैं। और सारस्वत क्षेत्र क्या होता है उसकी बात करें हम, क्या होता है? एक होता है सारस्य, ये भी हम गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को सारस्वत क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बहती थी, इस कारण इसको हम सारस्वत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सारस्वत क्षेत्र। और हम बात करें यहाँ पर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र सारस्वत क्षेत्र हो गया। अब होते हैं चुनेर। चुनेर क्या होता है? अनूपगढ़ में है, श्री गंगानगर के अंदर, उसे बोलते हैं हम चुंगेर। चुंगेर कहाँ पर है ये? अनूपगढ़, श्री गंगानगर के अंदर है चुंगेर। अनूपगढ़ की स्थापना अनूप सिंह के द्वारा की गई थी। और वरोर सभ्यता कहाँ पर है? अनूपगढ़ में है। तो कौन सी सभ्यता निकली है यहाँ से अनूपगढ़ में? वरोर। वरोर सभ्यता का उद्गम स्थान है ये अनूपगढ़ ही है। और फिर हम बात करते हैं थाली क्षेत्र की। थली क्षेत्र होता है, थली क्षेत्र क्या होता है? तो थली क्षेत्र में हमारे आते हैं गंगानगर का दक्षिणी भाग आ जाता है, सरदार शहर चूरू का और बीकानेर। सरदार शहर ये तो है चूरू का, और बीकानेर है, और एक और जगह है श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग। एक नाम आता है यहाँ पर राती घाटी। राती घाटी किसको बोलते हैं? बीकानेर को बोलते हैं राती घाटी। राती घाटी किसका नाम है? बीकानेर का प्राचीन नाम है राती घाटी, राती घाटी। और बीकानेर की स्थापना 1488 में किसने की थी? राव बीका के द्वारा यहाँ पर बीकानेर की स्थापना की गई थी। बीकानेर का प्रमुख नृत्य की बात बीकानेर का, फिर आते हैं जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश भी हम बीकानेर वाले क्षेत्र को कहते हैं। जांगल प्रदेश में आ जाते हैं बीकानेर, नागौर व जोधपुर का क्षेत्रफल भी यहाँ पर आ जाता है। बीकानेर, नागौर और जोधपुर, ये तीनों मिलकर के जांगल प्रदेश बनाते हैं। और यहाँ पर 1465 में, तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि तो जांगली प्रदेश हमारा जाता है बीकानेर, नागौर और जोधपुर का वाला भाग है, ये जांगली प्रदेश में आता है। जांगल प्रदेश कौन कौन सा भाग है? और जोधपुर, नागौर और जोधपुर, ये हमारा जांगल प्रदेश में आएगा। और यहाँ पर
राव बीकानेर जांगली प्रदेश को जीत करके 1465 में यहाँ पर बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। यह राठौड़ वंश का नींव डाली। और कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह के उपनाम से भी यहाँ पर जानते हैं। जो यहाँ पर राजा हुए थे कर्ण सिंह, इसको किस नाम से जानते हैं? जांगलाधर बादशाह। जांगलाधर बादशाह। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि कर्ण सिंह व अमर सिंह के बीच में 1464 में मतीरे की राड़ हुई थी और उसमें अमर सिंह विजय हुए थे। कर्ण सिंह और एक होता आता है हमारा अमर सिंह। तो मतीरे की बेल के ऊपर एक राड़ होती है दोनों के बीच में, कब? 1644 में मतीरे की राड़। और इसमें जो विजयी रहा था अमर सिंह विजयी रहा था इसमें। नेक्स्ट हम बात करें जांगलू प्रदेश, हमने देख लिया। जांगलू प्रदेश भी देखें। जांगलू प्रदेश भी यहाँ पर हम बीकानेर, नागौर और जोधपुर वाला क्षेत्र है, जांगलू प्रदेश कहलाएगा। और कुरु प्रदेश की बात करें तो कुरु भी यहाँ पर यही क्षेत्र कहलाएगा, जोधपुर बीकानेर वाला। माद्रे जांगला की बात करें तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर आ जाता है। माद्रे में भी यहाँ पर यही कहलाएगा, माद्रे, कुरु जांगला। और जंगलू प्रदेश या जांगलू प्रदेश, ये सभी इसके नाम हैं। और यहाँ पर अहि छत्रपुर है, जांगली प्रदेश की राजधानी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर। ये इनकी राजधानी थी। तो ये चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रही है अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी है। और सपाद यानी जांगल का पूरा भाग, अजमेर और नागौर का क्षेत्र यहाँ पर सपाद कहलाता है। सपाद कहाँ का भाग कहलाता है? अजमेर व नागौर का क्षेत्र, यानी जांगल के पूरा वाला भाग, अजमेर व नागौर। तो वो शाकंभरी की बात करें, सपाद की राजधानी थी शाकंभरी। शाकंभरी की बात करें, सपाद की राजधानी है। सपाद की राजधानी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर सपाद की राजधानी होगी, यानी सपाद जांगल का पूरा भाग अजमेर और नागौर वाला क्षेत्र आ जाता है, जिसमें सपाद में अजमेर व नागौर। नेक्स्ट हम बात करें शाकंभरी चौहानों की कुलदेवी है। यहाँ पर चौहानों की कुलदेवी किसको मानते थे? शाकंभरी को। शाकंभरी। नेक्स्ट हम बात करें वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया है अजमेर के अंदर, यानी जो सांभर झील है उसका निर्माण किस करवाया है? और यहाँ पर इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील बनाया है? 1710 में ईस्वी का बिजुलिया शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है, यानी 1170 ईस्वी का क्या है? बिजुलिया शिलालेख, जिससे हमें जानकारी मिलती है, बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट हम देखें चौहान वंश के अजयराज ने अजमेर को राजधानी बनाया था। तो वासुदेव चौहान है, उसको चौहान वंशों का संस्थापक माना जाता है। इसने सांबर को चौहान वंश की राजधानी बनाया। इसके पश्चात चौहान वंश के अजयराज थे और अजमेर को राजधानी मिल जाता है।
नेक्स्ट हम देखें, वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने सांबर को चौहान वंश की राजधानी बनाया। इसके पश्चात चौहान वंश के अजयराज ने अजमेरू को राजधानी बनाया। तो अजमेर के राजा थे, उसने अजमेरू को यहाँ पर राजधानी बनाया। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी झील प्रथम चिल्का है और दूसरी झील है उड़ीसा में। उड़ीसा खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे सांबर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत की दूसरी बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है, यानी दूसरी सबसे बड़ी झील है सांबर झील। और प्रथम राज्य भारत की है वो चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर। सांबर झील में सर्वाधिक नमक कितना परसेंट तैयार होता है? सांबर झील से 8.7% नमक यहाँ पर सांबर झील से तैयार होता है। और लघु मरुस्थल की बात करें, लघु मरुस्थल किसे कहते हैं? लघु मरुस्थल तो मान थार का पूरब का भाग जो कच्छ से बीकानेर तक फैला है वो लघु मरुस्थल कहलाएगा। लघु मरुस्थल कच्छ से बीकानेर तक। ये कहलाएगा हमारा लघु मरुस्थल। नेक्स्ट हम देखें, थार मरुस्थल की बात करते हैं हम कि थार मरुस्थल है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा मरुस्थल। लेकिन थार मरुस्थल है हमारा, वो थार मरुस्थल कहाँ पर फैला फैला हुआ है? राजस्थान में भी है ये थार मरुस्थल, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, और हरियाणा में भी है। सबसे बड़ा थार मरुस्थल तो दुनिया का सारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका के अंदर है। गुर्जर क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर प्लस शेखावाटी क्षेत्र गुर्जर क्षेत्र में आ जाएगा। गुर्जर क्षेत्र बीकानेर प्लस शेखावाटी क्षेत्र। और यहाँ पर बात करें हम, जैसे कि मांड की बात करें, मांड कहाँ पर है? जैसलमेर में है मांड, जैसलमेर। और जैसलमेर मांडधरा की राजधानी, यहाँ पर हम तो कह सकते हैं कि जैसलमेर है मांडधरा की राजधानी थी। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? 1156 में इसकी स्थापना हुई है जैसलमेर की। जैसलवाटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जैसलवाटी। नेक्स्ट हम बात करें, जैसलमेर के शासक अपने को यदुवंशी कृष्ण का वंशज मानते हैं, यानी ये जो भी शासक हैं वो अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसलमेर के जो भाटी राजपूतों को प्रथम राजधानी तनौट और दूसरी राजधानी लोधरवा और तीसरी राजधानी जैसलमेर यहाँ पर थी। लोधरवा में पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। तो लोधरवा में पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे जैसलमेर की बात करें, लोधरवा की बात करें, लोधरवा में पार्श्वनाथ का मंदिर है। पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है? लोधरवा में। और तनौट में तनौट देवी का मंदिर है। तनौट देवी का मंदिर तनौट में है, और जिसकी पूजा सेना या सीमा सुरक्षा बल करता है तनौट देवी की पूजा। तनौट सेना के जवानों की देखी और थार की वैष्णो देवी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। तनौट को हम क्या बोलते हैं?
थार की वैष्णो देवी, और कन्नौज सेवा के जवानों की श्रीदेवी और थार की वैष्णो देवी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। हिंडोला यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जैसलमेर का। बल मंडल की बात करें जैसलमेर में, दुंगल जैसलमेर में है। दुंगल कहाँ है? जैसलमेर में। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसलमेर का प्रमुख नृत्य क्या आता है? प्रमुख नृत्य यहाँ पर आ जाता है हिंडो या हिंडोलिया। हिंडो या फिर हिंडोलिया। ये गंगानगर यानी कि यहाँ पर बीकानेर, या फिर हम बोल सकते हैं ये बीकानेर का नृत्य है, हिंडो नृत्य। दंगल की बात करें तो दंगल यहाँ पर जैसलमेर में है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि दुंगल होता है जैसलमेर वाला क्षेत्र, दुंगल। और बल मंडल होता है जैसलमेर वाला क्षेत्र, बल मंडल। और बल्ला यहाँ पर होता है जैसलमेर बाड़मेर का बल्ला, बाड़मेर। और त्रिवेणी जैसलमेर और बाड़मेर में होते हैं त्रिवेणी। और रुणीचा रामदेवरा और जैसलमेर के अंदर होता है रुणीचा। नेक्स्ट हम देखें दंगल के बाद में आता है बलमंडल, जो कि जैसलमेर को बोला जाता है। त्रिवेणी होता है, त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी कहाँ पर बनता है? जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर त्रिवेणी में। रुणीचा रामदेवरा और जैसलमेर की क्या आ जाएगी? कंडीशन आएगी रुणीचा। रुणीचा यहाँ पर आएगी, रामदेवरा जैसलमेर की कंडीशन देखना। रामदेवरा और जैसलमेर। फिर हम देखें मारवाड़ प्रदेश सांप्रदायिक सद्भाव को सबसे बड़ा मेला। रामदेवरा का मेला है, पोखरण में लगता है। पोखरण में जैसलमेर में लगता है सबसे बड़ा मेला। नेक्स्ट देखें हम जैसे रामदेवरा मेला है भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक लगता है। कब लगता है मेला? भाद्रपद दूज से 11 तक लगता है। नेक्स्ट हम देखें कि भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक मेला लगता है। पोखरण के पास भी स्थित एक माता है जिसका नाम है सातल मेर, पोखरण की राजधानी थी। और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर पोखरण के पास की स्थिति क्या होती है? सातल यानी कि सातलमेर पोखरण की राजधानी थी। और सातलमेर की स्थापना राव जोधा के पुत्र सातल के द्वारा की गई थी। भारत में अगर हम भूमिगत की बात करें, भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 तथा 1998 पोखरण में ही किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखें श्रीमाल श्रीमाल के बारे में देखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले ही हमने ये वीडियो देखा है कि राव जोधा के पुत्र सादर के द्वारा लड़ाई हुई थी। भारत में भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 था 1988 में। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर बाड़मेर, बाड़मेर का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।